आइए आइए आइए, स्वागत कीजिए ऑल इंडिया रैंक विधि का जोरदार करतल ध्वनि के साथ में, तालियों के साथ में। यस विधि, हाउ वाज योर फीलिंग जब तुमने देखा कि ऑल इंडिया, सबसे पहले क्या देखा तुमने, ऑल इंडिया रैंक चेक किया या अपना रिजल्ट? तो रैंक चेक किया और 43 लिखा हुआ था एंड बस मतलब वहीं पे आई वाज लाइक बस और कुछ रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं है, मार्क्स छोड़ो भाड़ में, रैंक आ गया बस है। बाय द वे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, विधि इज अ साइंस स्टूडेंट, मतलब टिल 12th यू वर इन साइंस, साइंस बायो मैथ्स। पीसीएमबी। कहीं ना कहीं प्रेशर भी होता है कि आप पहले तो साइंस से कॉमर्स में आ रहे हो, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है बिकॉज आपने अपना स्ट्रीम ही चेंज कर लिया है। मतलब लोग ऐसे डाउट करते हैं कि तुमने पहले गलत स्ट्रीम चूज, मतलब तुम कभी श्योर थे ही नहीं। और ये मैक्सिमम लोग ऐसे क्वेश्चन वहां पे करते हैं कि यू आर नॉट श्योर तो क्यों साइंस लिया, अब कॉमर्स ले रहे हो। मतलब ऐसा आता है कि तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। बट आफ्टर दिस रिजल्ट सबका परसेप्शन कैसा है टुवर्ड्स यू? सबको मतलब अंदर ना अंदर ऐसा लग रहा है कि साइंस वॉज अ बेटर ऑप्शन, मतलब साइंस लेना वॉज अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि हाँ मैं क्लियर नहीं थी तभी मुझे क्या करना है इसके लिए मैंने साइंस लिया था, बट उसकी वजह से मेरा जो स्टडी करने का टाइम होता है, मतलब साइंस में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो वो बैठने की आदत मेरी हो गई थी पहले से ही, ज़्यादा रट्टा मारना पड़ता है तो वो भी आदत हो गई थी, तो उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ फाउंडेशन में मेनली। ग्रास्पिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि अकाउंट्स मुझे बिल्कुल नहीं आता था, जैसे सर ने बोला मेरे को ए भी नहीं आता था। मैंने जैसे 12th खत्म हुआ, रिजल्ट आया, उसके बाद फाउंडेशन चालू होने से पहले ही 15 से 20 दिन के लिए एक मैम मेरे घर पे आई थी। उन्होंने मुझे सिर्फ 11th का अकाउंट सिखाया था, मेरे को बैलेंस शीट भी नहीं बनाना आता था, तो उन्होंने वो बनाना सिखाया एंड फिर आई वेंट फॉर क्लासेस। ओके, सो इट वाज अ बिग चैलेंज कि जब लोग अकाउंट्स में जब क्लास में भी या जैसे भी पढ़ रहे होंगे तो वो कहीं आगे की बात कर रहे हो, विधि बेसिक चीजों में स्ट्रगल कर रही थी, ठीक है, तो वहां से यहाँ तक अपने आप में ये जर्नी बहुत 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 ब्यूटीफुल है। विधि कितना हार्ड वर्क किया। जेन्यूनली पता हूँ, मैंने सच्ची नहीं पढ़े, जैसे लोग बोलते हैं ना 12 12 घंटे 14 14 घंटे बैठना पड़ता है। तुमने 14 घंटे क्यों बोला? हाँ उसने मेरे को कल बोला इसीलिए। हाँ। हाँ, नहीं इतना नहीं बैठना पड़ता, मतलब मैंने नहीं बैठा था इतना, मैंने टाइम के बदले चैप्टर वाइज टारगेट्स रखे थे कि मुझे इतने टाइम, मतलब 2 दिन में ये चैप्टर तो खत्म करने ही है, भले मैं आज 4 घंटे दूँ, कल 12 घंटे दूँ, आज 10 घंटे दूँ, कल 4 घंटे, वो मेरे मूड पे डिपेंड करता है, बट मैंने चैप्टर वाइज टारगेट्स रखे थे कि ऐसे खत्म करना, क्योंकि हर रोज हमारा मूड अलग रहता है, आज मुझे नहीं पढ़ना, आज मैं बहुत ज्यादा पढ़ सकती हूँ, हर दिन एफिशिएंसी भी अलग अलग रहती है, तो उसके हिसाब से मैंने एडजस्ट किया। ओके, एंड जो ऑल इंडिया रैंक की प्रिपरेशन है, अगर किसी स्टूडेंट को ऑल इंडिया रैंक लेकर के आना है तो उसको उसकी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी चाहिए? आफ्टर क्लास कंप्लीशन के बाद में या क्लास के साथ में, या तुमने पहले सोचा ही नहीं था कि नहीं मेरे को एआर नहीं लाना है, या एआर आ जाए तो ठीक है? क्या मतलब स्टार्टिंग से जब क्लासेस शुरू, सीए इंटरमीडिएट शुरू हुआ तो व्हाट वाज इन योर माइंड? मेरे माइंड में मतलब फाउंडेशन के मार्क्स देख के ही था कि कुछ तो कर सकते हैं हम, तो फर्स्ट डे इटसेल्फ से मैंने स्टार्ट कर दिया था, अर्ली बर्ड बैच ज्वाइन किया था, तो रिजल्ट भी आया नहीं था वैसे, बट तभी से आई वाज लाइक कि अगर पास हो गई तो एआईआर तो करना ही है, कैसे भी कोई रैंक तो चाहिए, 50 तो 50, बट रैंक का टारगेट रखा था, कुछ तो आए, और उसके लिए फर्स्ट डे से ही प्रिपरेशन चालू किया, क्योंकि बाद में फिर बैकलॉग हो जाता है, वो बहुत लोगों को सुना है, और मैनेज भी नहीं होता वो बैकलॉग, वो फील भी किया है, फर्स्ट डे से स्टार्ट किया पढ़ाई फिर भी वो बैकलॉग दिख रहा था कहीं ना कहीं, तो मैंने फर्स्ट डे से किया। हाउ मच होमवर्क इज इम्पोर्टेंट? होमवर्क तो मैं चाहती हूँ कि टीचर्स होमवर्क दे, क्योंकि वो घर पे जाके ना हम सोचते हैं। टीचर्स तो देते हैं, स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, तो स्टूडेंट का होमवर्क करना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी नहीं समझेगा, जब वो प्रेशर आएगा ना स्टडी पीरियड में स्पेशली, तभी समझेगा कि होमवर्क कर लिया होता ना, तो तभी समझ जाता चीजें, बाद में फिर क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं होते, टाइम भी नहीं होता सब कुछ स्क्रैच से समझने का, तो पहले ही करना इज वेरी गुड ऑप्शन। And another thing, how you handle your like post classes period, उसको कैसे मैनेज किया, वो प्लान कैसे किया?
कि क्योंकि रैंक तुम्हारे माइंड में पहले से था, वेरी फर्स्ट डे से रैंक माइंड जैसे ही फाउंडेशन कर देता है, तो फिर तुमने कैसे प्लान किया कि मुझे कितने रिवीजन करना चाहिए और वो रिवीजन कैसे प्लान करना है, टेस्ट कितना लिखना है, व्हाट वाज योर प्लानिंग? मैंने वैसे मतलब सोचा था कि 5 रिवीजन होना चाहिए मिनिमम। मतलब मैंने टीचर्स से पूछा था कि कितने रिवीजन एक रैंकर को करने चाहिए, तो देवर लाइक कि 4 से 5 मिनिमम होना चाहिए, तभी यू कैन एम फॉर अ रैंक। सो वो टारगेट तो था ही कि 5 रिवीजन तो करने ही है, एंड वो मेरे शायद हुए भी थे। एक आध सब्जेक्ट में कहीं 3 हुए होंगे, बाकी सारे में मैंने 5 रिवीजन तो किए ही थे। एंड टाइम टेबल में मैंने स्टार्टिंग से ही सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा करने का टारगेट रखा था। ऐसा नहीं कि एक महीना पूरा एक ही सब्जेक्ट करो, दूसरा महीना दूसरा सब्जेक्ट, वो हो ही नहीं सकता। हर महीने 6 और 6 सब्जेक्ट, मतलब जो मेन सब्जेक्ट्स है वो सारे टच होने ही चाहिए कैसे भी करके। मैंने ऐसे टारगेट रखा था। और पेपर्स मैंने लास्ट मंथ में ही लिखे थे, पूरा महीना मैंने पेपर्स लिखने के लिए रखा था। वहां पे रिविजन नहीं, वहां पे सिर्फ मुझे जो पेपर में नहीं आता वही रिवाइज करना, ऐसे मैंने प्लान। एज यू आर साइंस स्टूडेंट, तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कॉन्सेप्ट, राइट? बिकॉज इन लाइक ठीक है, कुछ सब्जेक्ट जैसे कॉस्टिंग है तो एफएम हो गया, उसमें तो बहुत हद तक तुमको साइंस बैकग्राउंड ने हेल्प की होगी, राइट? बट द सम अदर सब्जेक्ट स्पेशली अकाउंट्स हो गया, टैक्स हो गया, लॉ हो गया, तो उसमें कितना हेल्पफुल है रेगुलर क्लास आना, टीचर्स से बात करना, बिकॉज मुझे मालूम है कि तुम मुझसे भी बात करती थी, डाउट्स भी पूछती थी, तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेगुलर क्लास आना और टीचर के साथ में कम्युनिकेशन रखना। क्योंकि बहुत सारे लोग आते लेकिन डरते हैं कि अरे यार सर से क्या बात करेंगे या इनसे कैसे डिस्कस करेंगे, तो क्या वो इम्पोर्टेंट है या नहीं? मैं ये कहूंगी कि पढ़ाई के मामले में ना बेशरम हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने ना एक भी टीचर को नहीं छोड़ा। आप ऑडिट के सर से भी पूछ लो, मैंने उनका भी पीछा नहीं छोड़ा था। उनको पकड़ पकड़ के मैंने क्वेश्चंस पूछे थे, वो पक जाए कि भाई बस अभी मैं कल जवाब दूंगा। रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे थे, बट ऐसा था कि जो भी है इधर ही खत्म होना चाहिए, घर पे जाके लेके जाओगे ना वो कभी सॉल्व नहीं होने वाला। क्लासेस क्लासेस जो रेगुलरिटी होती है कि भाई इरेगुलर है, कई बार आ रहे हो नहीं आ रहे हो, आप वीडियो पे देख रहे हो, रिकॉर्डेड देख रहे हो, तो उसमें व्हाट डू यू वांट टू सजेस्ट? रिकॉर्डिंग कभी काम नहीं आते, जेन्युइनली। मतलब मैंने रिकॉर्डिंग मुझे देखना पड़ा था, क्योंकि मैं क्लासेस के बीच में ही बाहर गई थी फैमिली के साथ, तो तभी आई वाज लाइक कि रिकॉर्डिंग मिल ही रहा है तो तभी देख लेंगे। और 10 दिन का मेरा फिजिकल क्लास मिस हुआ था, और वो रिकॉर्डिंग मैंने सिर्फ 2 ही दिन के लेक्चर्स देखे थे, बाकी सारे अभी भी पड़े हुए हैं, मैंने देखा भी नहीं है। हाँ। सो वो वीडियो कभी काम नहीं आते। फिजिकल आके तुम यहाँ पे रह के जो अटेंशन दे सकते हो वो घर पे नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले तुम्हारा अटेंशन यहाँ पे 100% नहीं है, फिर भी तुम्हारे कान है, तुम सुन रहे हो, कुछ तो जा रहा है तुम्हारे अंदर, वो घर पे नहीं हो पाता। एंड राइटिंग टेस्ट लाइक ड्यूरिंग द क्लास एंड आफ्टर दैट जो प्रीलिम्स वगैरह होते हैं, एमटीपीज होते हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट? मैंने सारे। एंड मुझे एक चीज़ मालूम है क्योंकि मेरे क्लासेस चलती थी रेगुलर, तो बीच बीच में कभी जैसे इनके टेस्ट होते थे, तो जैसे ये लोग टेस्ट देने के लिए आते थे तो मिलते थे, जैसे कि उसने तो बोला मैं तो नहीं आता था, बट बाकी लोग मिलते थे कभी कभार टेस्ट देने के लिए आ रहे हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट है आप फिजिकली यहाँ पे आकर के टेस्ट लिख रहे हो, और टेस्ट लिखना अपने आप में कितना इम्पोर्टेंट? टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वैसे। मतलब मैंने सारे टेस्ट लिखे थे, और मैंने इंटर में ये भी कोशिश की थी कि एक आध पेपर घर पे लिखूं, एक यहाँ पे लिखूं, ऐसे किया था मैंने। बट वो जो इफेक्टिवनेस यहाँ पे आके लिखने की होती है, क्योंकि एग्जाम में ना घर पे बैठ के हमें ऐसा होता है कि हाँ मुझे ये आता है, रफ में काम चला लेते हैं क्योंकि कोई चेक करने वाला नहीं होता, तो वहाँ पे वाइब अलग होती है। यहाँ पे आके जो आती है वो चीज़ें भी भूल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है ना फिजिकली आके, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती क्या यहाँ पे आके टेस्ट लिखते हो या डिस तो कॉम्पिटिटिव एक थोड़ा एनवायरनमेंट मिलता है कि यार ये पढ़ रहा है, इसके मार्क्स ऐसे आए, और मैं तो घर पे आप हो तो कैजुअल एटीट्यूड, ऐसा कुछ होता है? है। हाँ बहुत ज्यादा। मतलब यहाँ पे ना मेरा फ्रेंड सर्कल ही ऐसा था कि हम जब भी मस्ती भी करते हैं ना, तो पढ़ाई की बातें कहीं ना कहीं मस्ती में आ ही जाती है। जैसे ऑडिट के ऐसे कहीं पे आ गए पढ़ाई में मस्ती में, तो ऐसे फ्रेंड सर्कल भी ऐसा था। और यहाँ पे आके टेस्ट देने से वो एक कॉम्पिटिटिवनेस, जैसे सर ने बोला, वो फील होती है कि भाई मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत लोग compete कर रहे हैं। तो
मुझे कैसे भी करके क्लियर करना ही है, तो वो एक कॉम्पिटिटिवनेस होती है। तो जब घर पे आप लिख रहे होते हो तो आपके आसपास कोई नहीं है, नो चैलेंजेस नथिंग, बट व्हेन यू आर हियर और आपके साथ में 50 लोग लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा था कि यार मेरे को थोड़ा अच्छा स्कोर करना है, थोड़े अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपकी प्रिपरेशन वहां पे बूस्ट होगी। और डेफिनेटली यहाँ पे तो आप 50-100 लोगों से compete कर रहे हो, बट जब फाइनल एग्जाम होगा देन यू आर competing विद ऑलमोस्ट थाउजेंड्स, मतलब 50,000 स्टूडेंट साथ में compete कर रहे हो। तो वो माइंड सेट आपको यहीं से लाना पड़ेगा। ओके, वन मोर थिंग, जो तुम्हारे जो प्रीलिम्स जो फाइनली आफ्टर कोर्स कंप्लीशन जो प्रीलिम्स होते थे, राइट, उसमें प्रीलिम्स कितने लिखने चाहिए पर सब्जेक्ट, या हर सब्जेक्ट का अलग अलग है कि भाई इसमें 2 लिखा चलेगा या इसमें 5 लिखना जरूरी है? वो कुछ ऐसा बता सकते हो तो बहुत बढ़िया हो। मेरा पर्सनली थियोरी थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, मतलब उसमें मेरे को ज़्यादा जल्दी याद रह जाते थे चीज़ें, तो मैंने प्रैक्टिकल पेपर्स पे ज़्यादा फोकस किया। जैसे टैक्स है, टैक्स में तो बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा, पहले से बता देती हूँ, तो यू स्टार्ट फ्रॉम डे वन इटसेल्फ। तो टैक्स है, फिर कॉस्टिंग है। कॉस्टिंग में इट सीम स्कोरिंग, टीचर्स बोलते हैं कि स्कोरिंग है, बट उसके पीछे कितनी मेहनत होती है वो जो करता है उसको ही पता है। तो कॉस्टिंग और टैक्स वो दोनों मेन था। मैं रोई भी थी क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा था वो चीज़ें, तो वो दोनों मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी लिख लिख के। और बाकी ऑडिट है जिस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। मेरा थियरी थोड़ा स्ट्रॉन्ग था तो मुझे वो थोड़ा कहीं कम पेपर लिखे तो चल गया, ऐसा था। बट अभी की पेपर पैटर्न ऐसी हो गई है कि तुम कम लिखो बट स्पेसिफिक लिखो, दैट इज द मेन थिंग। कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी ज्यादा आ रहे हैं, और एमसीक्यू आप कितने भी एमसीक्यू, कल भी उसने बोला था कि आप कितने भी एमसीक्यू सॉल्व कर लो, अल्टीमेटली तो नया ही एमसीक्यू आने वाला है, राइट? तो आपको कंसेप्चुअली बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हाउ इट हेल्प अ स्टूडेंट इज मेकिंग नोट्स, स्पेशली लाइक डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, या फिर कोई भी लॉ बेस्ड सब्जेक्ट होता है, लॉ हो गया एंड यू आर सेइंग ऑडिट हो गया, उसमें खुद के सेल्फ नोट बनाना स्टार्टिंग से ही कितना इंपॉर्टेंट है, और वो कैसे हेल्प करता है लास्ट डे पे जब आप रिवीजन करते खुद से नोट्स बनाना, मतलब वो जो नोट्स बनाने की जर्नी होती है ना, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें ही आधी चीज़ें तुम्हें याद हो जाती है। क्योंकि नोट्स बनाने में हम पूरा चैप्टर तो लिखने नहीं बैठते, हम स्पेसिफिक चीज़ें लिखते हैं। तो वो स्पेसिफिक चीज़ें क्या लिखूँ, क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है नहीं है, वो हम सिलेक्ट करते हैं, तभी आधी चीज़ें याद हो जाती है। सर ने मुझे बोला था कि टैक्स के लिए चार्ट्स बनाओ, वो जो डिडक्शंस के चार्ट्स है, टीडीएस टीसीएस के चार्ट्स है, वो मैंने बनाए तभी देखे थे, और वो जब भी जो देखे थे ना वही मुझे एज इट इज याद हो और गए थे। बना करके चेक भी करवाए थे, आई रिमेम्बर, वो लेके आई थी और मेरे को दिखाया था, फोटो में दिखाया था, हाँ। फोटो में मेरे को दिखाया था कि सर ये मैंने टीडीएस का चार्ट बनाया है, डिडक्शंस के चार्ट बनाए हैं। और उसके बाद में डेफिनेटली वो चार्ट आपको बहुत बहुत हेल्प करता है, स्पेशली सब्जेक्ट लाइक डायरेक्ट टैक्स एंड ऑडिट। और यही 2 सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट है सीए की जर्नी में, मैं आपको बोल देता हूँ। अगर ये सब्जेक्ट में आपने वहाँ पे सब कुछ ठीक कर दिया तो बाकी तो मैनेज हो ही जाता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, कितना मेंटली स्ट्रांग होना ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पीरियड, 14-15 दिन, क्योंकि एक आध पेपर ऊपर नीचे भी होता है। जैसा कि लॉ मैक्सिमम लोगों का गया था, मुझे नहीं मालूम तुम्हारा कैसा गया था, लेकिन मैक्सिमम लोगों का लॉ बहुत खराब गया था, ठीक है। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि आप वो चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड ना करो और आगे पॉजिटिव होकर के इमीडिएटली नेक्स्ट पेपर का प्रिपरेशन करो, और उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए मतलब मेरी फैमिली, आई वुड से, उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। देवर लाइक कि जो हुआ खत्म हो गया, अभी सोच के भी क्या फायदा, मतलब तू काउंट कर लेगी। एमसीक्यू क्या होता है, घर पे जाके ना हम मार्क्स काउंट करने लगते हैं कि एमसीक्यू के तो आंसर तुरंत अपलोड हो जाते हैं, तो हम काउंट करते हैं कि इसमें इतने इसमें इतने, बट वो काउंट करके भी क्या फायदा। और मैंने सोच के रखा था कि पेपर गंदा गया तो भी बीच में नहीं छोड़ना, 6 पेपर देने ही है कैसे करके, भले ही पेपर गंदा जाए अच्छा जाए। तो मैंने मेंटली प्रिपेयर करके रखा था कि अच्छा गया तो भी शांति रहना है, खराब गया तो भी शांति रहना है। न्यूट्रल एटीट्यूड जितना रहेगा ना, उतना नेक्स्ट पेपर के लिए ज़्यादा प्रिपेयर कर सकते हो। और मैंने घर पे जाके, टीचर्स ऐसे बोलते हैं कि कुछ सब्जेक्ट पढ़ो, नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो, बट मेरा ऐसा था कि मैं घर पे जाके सो जाती थी। पेपर अच्छा हो तो भी सो जाओ, खराब हो तो भी सो जाओ, क्योंकि उससे ना मेरा माइंड बहुत ज़्यादा शांत हो जाता था कि हाँ ठीक है,
पेपर एक खत्म हुआ, अभी नेक्स्ट पेपर की तैयारी करने के लिए एक ब्रेक मिल गया बीच में, अभी मैं नया फ्रेश स्टार्ट कर सकती हूँ, तो ऐसे मैंने। ओके। एंड एडनोवेट कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हारी जर्नी में? एडनोवेट की टीचर्स एंड नहीं, इट इज़ पूछना जरूरी है ताकि तुमको, है ना, और टीचर्स हो गए या जो दूसरा सपोर्ट स्टाफ है, बिकॉज मुझे मालूम है ये लोग ऊपर जो क्लासरूम है वहाँ पे पढ़ाई करते थे, टेक्निकल टेक टीम में रूम में कभी जगह नहीं हो तो वहाँ पे आकर के बैठते थे, इनको कोई भी चीज़ चाहिए होती तो ये आकर के एकदम हक से मांगते थे। और कितना इम्पोर्टेंट, कितना तुम्हारी जर्नी में कितना इम्पोर्टेंट? मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगा, और बहुत फ्रेंडली टीचर्स है, बहुत फ्रेंडली स्टाफ है। आई डोंट नो आप लोग कितने कनेक्टेड हो स्टाफ से, हम लोग तो आईटी स्टाफ के साथ बैठ के खाना भी खाया है, चाय भी पी है। आईटी टेक्निकल टीम के परमानेंट मेंबर्स हैं। सो हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो गया था, और होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर तुम पढ़ रहे हो, तुम जिससे पढ़ रहे हो, जो एनवायरनमेंट में हो, वहाँ पे तुम अच्छे से सेट हो जाओ। उसके लिए यू नीड टू टॉक टू पीपल, फ्रेंडली हो जाओ। जितना फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहेगा उतना ज़्यादा तुम पढ़ सकते हो अच्छे से, इतना ज़्यादा मज़ा आएगा। वरना टाइम ही देखते रह जाओगे कब घर जाना है, कब क्या करना है। और टीचर्स डेफिनेटली, मतलब हमारे टाइम पे तो वो ऊपर नीचे सब कुछ हुआ था, तो उसकी वजह से बहुत कुछ हम उस भी डिलेमा में थे कि क्या करें, टीचर्स हैं नहीं हैं, जाए ना जाए। बट एडनोवेट ने नेक्स्ट डे इटसेल्फ सब कुछ सेट करके रखा था हमारे लिए, और नेक्स्ट वीक से हमारे जो सब्जेक्ट्स चले गए थे, जो रुक गए थे, वो स्टार्ट हो गए, और बहुत अच्छे से हैंडल किया। हमें कुछ पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, सारे टीचर्स सेट थे। और अमित सर डेफिनेटली वो आए, और उनके नोट्स, मतलब पूरा डीटी हमने वापस उनसे पढ़ा, ऐसा हो गया था। तो मैं इनको नहीं पढ़ा रहा था, पहले देयर वाज सम अदर टीचर, लेकिन अ, तेरा फेवरेट तो हाँ, तो वही जिसका तूने एक्टिंग किया था, रोल प्ले किया था। सो करेंगे। सो जब मैं आया तो फिर बाद में हम लोगों ने फिर से स्टार्ट किया, और ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं था कि मैं सारे चैप्टर्स एकदम फिर से स्टार्ट करवा सकूँ, बट इनको पूरा बैकअप इनको दे दिया था कि जैसे आपको करना है। चलो ठीक है, वो एक अलग बात है, वो डेफिनेटली वो हमारी ड्यूटी थी, मेरी भी ड्यूटी थी। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ विधि, क्योंकि एक बार मैंने तुमको भी डांटा है, मुझे याद है। आजकल क्या होता है पता है, मैं किसी स्टूडेंट को डांट दूँ ना अगर क्लास में, तो वो अगले दिन से क्लास में आना बंद कर देगा, है ना, और वो कनेक्ट ही वो छोड़ देगा। इसमें किसका घाटा? क्योंकि मेरा तो कुछ नहीं जाता। हमारा ही घाटा है और कुछ नहीं है। तो अगर कोई टीचर तुम्हें डांट रहा है तो क्या सच में मतलब वो तुम्हें मतलब पसंद नहीं करता, लाइक नहीं करता इसलिए डांट रहा है, या उसके माइंड में कुछ और चीज है, मतलब व्हाट एग्जैक्टली? और वो अगर डांट रहा है तो उसको आपको कैसे लेना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए? बिकॉज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। मुझे लगता है कि अगर टीचर आपको पकड़ पकड़ के डांट रहे हैं ना, तो वो आपसे कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अच्छा कर पा रहे हो और कर सकते हो, इसीलिए वो डांटते हैं। वरना ढीठ इंसान को कोई क्यों ही डांटे, पता है कि इसमें से कुछ नहीं आने वाला, तो वाई टू वेस्ट एनर्जी। बट अगर सर किसी को डांट रहे, मतलब हम इम्प्रूव कर सकते हैं और हम अच्छा कर सकते हैं, उनको पोटेंशियल दिखता है हमारे में, इसीलिए वो डांट रहे। तो आई थिंक डांट खाओ चलेगा, बट मिस मत करो लेक्चर्स। Thank you so much, Vidhi, for making me entire team at Innovate so proud, and definitely तुम सीए फाइनल में अब सिंगल डिजिट रैंक की तैयारी करो, बिकॉज कमिंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, राइट, जिसको कुछ मालूम ही नहीं है कि क्या होता है, और साइंस में भी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है बेसिकली जहाँ पे आपको अपना एनालिटिकल माइंड ना लगाना पड़े, ठीक है। तो वहां से पूरी तरीके से यहाँ पे आना, और सीए में बहुत हद तक आपको जैसा कि बोला कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट स्पेशली फाउंडेशन वहाँ पे रटना भी पड़ता है, तो अपने आप को पूरी तरीके से ट्रैक चेंज करवाना, और उसके बाद में फाउंडेशन एंड देन इंटर में ऑल इंडिया रैंक लेके आना, और वो भी इतने कम रिजल्ट के अंदर अगर आप लेकर के आ रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर अ सिंगल डिजिट रैंक इन सीए फाइनल ऑल्सो, एंड डेफिनेटली ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से आर्टिकलशिप करो बेटा, सो दैट तुमको और जो प्रैक्टिकल अप्रोच मिलेगा वो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।